अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मार्केट एट 12। आप देख रहे हैं मार्केट एट 12। मैं हूं मिफ्रा जमील और मैं हूं सबीन मुश्ताक। जहां है आकिब इलाही महबूब साहब ने हेड ऑफ रिसर्च हैं बीएमए फंड से। इनका ताल्लुक है इन डिटेल बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के हवाले से, रेगुलेशन के हवाले से और प्रिसाइसली इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के हवाले से इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। किस तरह देख रहे हैं आप इस जो नोटिस आया है, जो सर्कुलर आया है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में हमने एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स के लिए, थोड़ा सा लेमैन टर्म्स में बताइए कि इम्पैक्ट किस तरह करेगा, इसकी फर्दर क्या डिटेल्स है? देखिए, जो बैंक्स प्रोविजनिंग लेती हैं जो खराब लोन्स के अगेंस्ट, उसमें जो प्रोविजनिंग ली जाती है वो नेट बेसिस पे ली जाती है, कोलैटरल के अगेंस्ट। जो आपने प्लेज किया हुआ है उसको नेट करके फिर प्रोविजनिंग ली जाती है। तो वो प्रोविजनिंग पे कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि जो फोर्स सेल वैल्यू है उन एसेट्स का, उसके अगेंस्ट आप कोलैटरल काउंट करके प्रोविजनिंग करेंगे। उसको 30% से 30%, 40% तक ले गया गया। तो उससे ऑब्वियसली सीधा सीधा बैंक्स को कम प्रोविजनिंग करने का मौका मिलता है एंड ऑब्वियसली अर्निंग्स का इम्पैक्ट आता है। एंड दिस एक चीज यहाँ पर नोट करनी चाहिए कि बैंक्स जरूरी नहीं है कि ये पूरा फायदा लें। They might take partial benefit and they might be conservative in how they किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आकिब साहब फर्दर हम इस हवाले से आपसे बात करेंगे कि बैंक्स की साइड से क्या स्टांस होगा। करेंटली भी अगर हम मार्केट का जायजा लें तो बेयर स्पेल कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रोग्राम ब्रेक में शामिल कर रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान। हमारे साथ डिस्कस किए। बैक टू आवर मार्केट्स आते हैं जहां पे हम डिस्कस करें बैंकिंग सेक्टर को। आकिब इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। आकिब साहब, हम बात कर रहे थे फोर्सेस वैल्यू के सर्कुलर के हवाले से। मैं चाहूंगी कि जो की टेक अवेज हैं इस सर्कुलर के, वो दोबारा से आप हमारे साथ शेयर कीजिए। एक तो जो प्रोविजनल रिक्वायरमेंट है अगेंस्ट कोलैटरल वो कम हो गई है। दूसरी चीज, जो मेजर चीज है वो ये है कि जो आपके बैड लोन्स हैं जिनको रिस्ट्रक्चर किए गए, उनकी आप एक कैटेगरी ऊपर आप एडजस्ट कर सकते हैं उनकी क्लासिफिकेशन को। ऑब्वियसली उसके साथ आपको जो उसके अगेंस्ट प्रोविजन लेनी पड़ती है वो कम हो जाती है और उसका जो बेनिफिट मगर है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, आपके बैलेंस शीट में सीधा इक्विटी में, आपके शेयर कैपिटल में, टियर 2 इक्विटी में शामिल हो जाएगा। उससे फायदा ये होता है कि ऑब्वियसली आपकी बैंक्स की जो अर्निंग्स है वो ड्राइव होती हैं उनकी इक्विटी बेस से, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो उधर से ड्राइव होती है। आपने जहाँ पे अर्निंग आपने जैसे कहा कि ड्राइव होती है यहाँ से, अब यहाँ पे जो एफएसवी का बेनिफिट 40% जो दिया गया है उसकी वन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, उसमें यही कहा जा रहा है एनालिस्ट की तरफ से कि एक मेजर बूस्ट होगा फॉर द सेक्टर, फॉर द बैंकिंग सेक्टर। और अगेन साथ ही जो 10% का एफएसवी बेनिफिट प्लेज स्टॉक्स को दिया गया है और इसी के साथ ही मॉर्गेज, कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में वो भी कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविजनिंग को कम करने के सिलसिले में। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि आने वाले क्वार्टर्स में कितना अर्निंग्स पे इम्पैक्ट, कितना अपसाइड देख सकते हैं प्रोविजनिंग में, इस लिहाज से कितनी कमी, आप इस लिहाज से कुछ एस्टिमेट्स बता सकते हैं कितना आपने इस तक एक्चुअल अर्निंग्स इम्पैक्ट एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको एज एन एनालिस्ट आउटसाइड द बैंक आपको नहीं पता होता कि कौन से लोन्स हैं जो खराब हुए हैं, उनके अगेंस्ट क्या कोलैटरल दिया हुआ है, उनमें क्या पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल एसेट्स को इंक्लूड करने का कोलैटरल में। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एस्टिमेट्स देने का। अगर आप मार्केट का रेंज देखें एस्टिमेट्स का, तो आई थिंक बाय एंड लार्ज पीपल आर एक्सपेक्टिंग around ₹1 for National Bank, around ₹2 for Habib Bank. तो मार्जिनल ग्रोथ इन EPS आ रहा है। आई थिंक मेजर बेनिफिट जो इसमें आ रहा है वो आपके स्मॉलर एंड मीडियम साइज बैंक्स को आ रहा है, जिनकी रिलेटिव एरियाज भी हाई थी, CRs भी प्रेशर्स में थे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्रेशर्स में थे, उनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, दे बी एबल टू लेंड। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में आप बता सकते हैं कितना इंक्रीज हो सकती है? इसमें थोड़ा मुश्किल होता है आपको अलग अलग बताना, तो वाकई में बहुत मुश्किल है क्यों, लेकिन अगर ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज भी थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आपको पता नहीं है ना कि एसेट्स उसमें जो अंडर डिटेल्स हैं वो आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली, मतलब इफ यू कुड से रफली अराउंड 10%, 5 to 10% का। अच्छा आकिब, आपने मेंशन किया इंडस्ट्रियल एसेट्स के हवाले से, मैं इंडस्ट्रियल एसेट्स की फर्दर चाहूंगी कि आप एलुब्रेट
कर दें, इट इंक्लूड्स लैंड एंड प्रॉपर्टी ओनली? ओनली लैंड एंड प्रॉपर्टी, नॉट प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें अगर आप जो बैड लोन्स का ब्रेकअप भी देखें, particularly if you refer back to the state banks की जो आई थी रिव्यू ऑफ quarterly रिव्यू आई था बैंकिंग सेक्टर में, तो उसमें आई थिंक अबाउट 15% ऑफ जो बैड लोन्स थे वो फिक्स एसेट्स की तरफ थे। तो उन फिक्स एसेट्स में ऑब्वियसली लार्जली फिक्स एसेट बिल्ड होते हैं इंडस्ट्रियल सेटअप्स में, तो उनके जो लोन्स खराब हुए वो प्लांट एंड मशीनरी ऑब्वियसली प्लेज नहीं कर सकते, उनके लिए उन्होंने बोरोइंग किया, बट जो इंडस्ट्रियल एसेट जिस लैंड पे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जो बिल्डिंग उन्होंने खड़ी की हुई, उसके अगेंस्ट वो प्रोविजन FSV का फायदा उठा सकते हैं और उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली प्रोविजन कम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो रीस्ट्रक्चरिंग पोर्टफोलियो की भी जो बात की गई है, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि वो जो ऑब्वियसली जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन जो स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस की गई है वो इसी से रिलेटेड है, तो उस पर क्या आप असर देख रहे हैं? सॉरी, अभी जो स्टेट बैंक ने ये जो अनाउंसमेंट की, रीसेंट अनाउंसमेंट है, उससे आप क्या समझते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, उससे कितना असर पड़ेगा पोर्टफोलियो पे? उसमें पोर्टफोलियो का एक्चुअल इम्पैक्ट थोड़ा मुश्किल है जज करने का, बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप ये FSV की जो आपने बढ़ाई है वैल्यू, this also gives a little more comfort in terms to the banks in terms of being able to be a little more lenient in terms of restructuring as well. तो उसमें एग्जैक्ट इम्पैक्ट इट्स डिफिकल्ट टू डिटरमिन, बट इसमें प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसमें इक्विटी में। अच्छा, आपने जैसे कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग पोर्टफोलियो को एस्टिमेट करना मुश्किल है, इससे पहले जैसे की बात हुई कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग सेक्टर वो भी एस्टिमेट करना और बैंक वाइज भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस के देखे जाए तो उन्होंने तो इसका एस्टिमेट एवरेज बेसिस पे लगाया है, तो वो फिर उन्होंने किस बेसिस पे? अभी आप ऑब्वियसली टेकन assumptions in terms of के एग्जैक्ट क्या वो क्या अज्यूम करते हैं साइज ऑफ MPLs और उसमें एसेट्स का ब्रेकअप क्या है, कोलैटरल का ब्रेकअप क्या है, they've obviously taken estimates और उसमें रेंज अगर आपको जो आ रही है वो बेसिकली यही आ रही है कि ऑन एवरेज people expect a 2 rupee bump in earnings from Abhi Bank, around ₹1 in National Bank, 50 paisas in a few of the middle-sized banks. So estimates are here, but these estimates are estimates. They're not starting from fourth quarter 09. I think most of the benefit will probably come in the fourth quarter and the first quarter of CY10. ठीक, आकिब साहब फर्दर इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे, छोटे बैंक्स के साथ साथ बड़े बैंक्स के इम्पैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर सर्कुलर की कुछ हाइलाइट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे। इस वक्त टाइम हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए मार्केट 12।